आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है हमारे पास, द थर्मामीटर्स प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी आर टेस्टेड फॉर एक्यूरेसी एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। एक कंपनी है जो थर्मामीटर्स प्रोड्यूस करती है, उन थर्मामीटर्स को टेस्ट किया जा रहा है उनकी एक्यूरेसी को 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। द टेस्टिंग इज डन ऑन एन ऑटोमेटिक टेस्टिंग डिवाइस, और ये जो टेस्टिंग है ये एक ऑटोमेटिक डिवाइस की मदद से हो रही है, विच रिजेक्ट्स एनी थर्मामीटर हुज रजिस्टर्ड टेम्परेचर डिफर्स फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड बाय मोर देन 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो जो डिवाइस है वो थर्मामीटर को रिजेक्ट कर देती है अगर जो उसका रजिस्टर्ड टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा डिफर करे। डिफर करने का मतलब ये है कि वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो या 39 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, यानी 40 से 1 डिग्री राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर वो डिफर कर रहा हो तो वो उसे रिजेक्ट कर देती है। After efforts at quality control are intensified, the rejection rate is 17.7%। क्वालिटी कंट्रोल की एफर्ट्स को इंटेंसिफाई करने के बाद जो रिजेक्शन रेट है वो 17.7% है। दैट इज विद प्रोबेबिलिटी 0.823 आ randomly selected thermometer will show a thermometer between 39 degree centigrade and 41 degree centigrade when tested। तो जो उसका रिजेक्शन रेट है वो 17.7% है। इसे हम अगर प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं 0.177। ये रिजेक्शन रेट है, और अगर इसे 1 में से माइनस कर दें तो ये आ जाता है 0.823, जो कि हमें प्रोबेबिलिटी दी गई है कि एक जो हमारा थर्मामीटर है वो रिजेक्ट नहीं होगा, यानी वो 39 से 41 के दरमियान हमें टेम्परेचर उसकी वैल्यू आ जाएगी। अज्यूम दैट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्रोड्यूसेस थर्मामीटर्स हुज रजिस्टर्ड टेम्परेचर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल एक्स विद मीन 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। तो यहाँ पर हम एक रैंडम वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जिनका जो रजिस्टर्ड टेम्परेचर है वो रैंडम वैल्यूज दे रहा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसका मीन क्या होगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा बताई गई है। पार्ट ए है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी हमने यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पार्ट बी है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन अ रैंडमली सिलेक्टेड थर्मामीटर इज टेस्टेड इट विल शो अ टेम्परेचर विच डिफर फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड बाय मोर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड। पार्ट बी में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो हमने रेंडमली थर्मामीटर सेलेक्ट किया है ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा डिफर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड में 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऐड करें तो 42 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा डिफर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने इसके 30 डिग्री सेंटीग्रेड के लेफ्ट साइड और 42 के राइट साइड की तरफ इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम पार्ट ए को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करनी है, जिसे हम कहते हैं कि ये सिग्मा है। मीन वैल्यू यानी म्यू की वैल्यू हमें दी गई है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक्स जो हमारा रैंडम वेरिएबल है उसका इंटरवल हमें गिवन है यहाँ पर, जो कि है कि 39 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी हमने यहाँ पर बात की थी कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा डिफर करता हो तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। और इस इंटरवल के दरमियान जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.823। तो 39 से लेकर 41 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान अगर वैल्यूज़ आ रही हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर दी गई है, जो कि है 0.823। तो हम जानते हैं कि अगर हमें एक रैंडम वेरिएबल का इंटरवल दिया जाए तो उसके अगेंस्ट जो हम स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो जिस इंटरवल के अंदर आएगा उनकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी। यानी यहाँ पर हम ये बात कह सकते हैं कि जो एक्स की प्रोबेबिलिटी है 39 डिग्री सेंटीग्रेड से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, जिसे हम जी से डिनोट करेंगे। और ये किस तरह से आएगा, हम x में से माइनस करेंगे उसकी मीन वैल्यू और उसे डिवाइड करेंगे सिग्मा से, जो कि उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है। और मीन वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली वैल्यू लिख देते हैं। तो ये है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो इंटरवल की वैल्यूज़ हैं उसमें से भी हम इसको माइनस कर लेंगे, तो इंटरवल की वैल्यूज़ हैं इस तरफ है 39 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 39 में से हम 40 माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे सिग्मा से। इसी तरह से इस तरफ 41 में से 40 को माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे सिग्मा से।
तो x माइनस 40 डिवाइडेड बाय सिग्मा को हम कह देते हैं z, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे प्रोबेबिलिटी 39 माइनस 40 आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय सिग्मा लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 41 माइनस 40 आ जाएगा 1 ओवर सिग्मा। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यूज अगर 39 से 41 तक हैं तो z की वैल्यूज होंगी -1 ओवर सिग्मा से 1 ओवर सिग्मा, और x की वैल्यूज अगर 39 से 41 है तो उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.823। इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z फ्रॉम -1 टू -1 ओवर सिग्मा टू 1 ओवर सिग्मा ये भी इक्वल होगी 0.823 के। तो अब हमने इसको सिग्मा के लिए सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हम इस इनइक्वालिटी को स्प्लिट कर सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं -1 ओवर सिग्मा लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z फ्रॉम 0 टू 1 ओवर सिग्मा। यानी इस इनइक्वालिटी को हमने ब्रेक कर लिया है और ये टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल आती है 0.823 के। इसको ब्रेक हमने इसलिए किया है कि इसकी जो नॉर्मल कर्व होती है जो कि कुछ इस तरह से होती है, इसकी जो मीन वैल्यू होती है वो 0 पे होती है, और अगर हम इस तरफ देखें तो 0 से इस तरफ अगर हम 1 स्टेप मूव करते हैं राइट साइड पे और इसी तरह लेफ्ट साइड पे 1 स्टेप मूव करते हैं तो ये जो एरिया होगा 0 से 1 के दरमियान ये इक्वल होगा 0 से -1 के दरमियान। तो ये जो दोनों एरियाज होते हैं ये इक्वल होते हैं। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर कहीं 1 ओवर सिग्मा है और यहाँ पर कहीं -1 ओवर सिग्मा है तो 0 से 1 ओवर सिग्मा तक जो एरिया होगा वो इक्वल होगा 0 से -1 ओवर सिग्मा तक के एरिया के। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल की। इसका मतलब ये है कि अगर हमने -1 ओवर सिग्मा से 1 ओवर सिग्मा के दरमियान हमने एरिया फाइंड आउट करना है तो उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि -1 ओवर सिग्मा से 0 तक हम उसे स्प्लिट कर लें और 0 से 1 ओवर सिग्मा तक स्प्लिट कर लें। तो इन दो इनइक्वालिटीज़ को जब हम ऐड करेंगे तो ये टोटल इनइक्वालिटी के इक्वल आएगा। और इसी तरह से हमने देखा कि -1 ओवर सिग्मा से जितना डिस्टेंस 0 तक है इतना ही 0 से 1 ओवर सिग्मा तक है, यानी इन दोनों का एरिया भी बराबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 ओवर सिग्मा से 0 को मैं लिख सकती हूँ कि ये इक्वल है, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 0 से 1 ओवर सिग्मा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल की प्रॉपर्टी के मुताबिक आपस में इक्वल होते हैं। इसी तरह यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ z फ्रॉम 0 टू 1 ओवर सिग्मा और ये टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल है 0.823 के। तो अब हम जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सेम वैल्यूज़ हैं, इन्हें हम ऐड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ z फ्रॉम 0 टू 1 ओवर सिग्मा जो कि इक्वल आ रही है 0.823 के। और यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z फ्रॉम 0 टू 1 ओवर सिग्मा, तो ये इक्वल आ जाती है 0.823 को जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.4115। अब यहाँ से हम जी स्कोर टेबल की मदद से जो सिग्मा की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन टेबल में देखने से पहले हम एक चीज़ ये देख लेते हैं कि अगर हमें टेबल पे कोई वैल्यू गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 है, तो z की वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट करनी है कि z लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो उसके लिए जो हमें टेबल से एरिया मिलेगा वो ये तमाम एरिया होगा, यानी 1 की लेफ्ट साइड पर तमाम एरिया होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास हो -1 एक वैल्यू हो तो उसके लिए क्या होगा कि जो -1 की लेफ्ट साइड पर एरिया होगा हमें टेबल से वो सारा एरिया मिलता है। इस बात का मतलब ये है कि जो भी हमें टेबल में 1 ओवर सिग्मा की वैल्यू के अगेंस्ट एरिया मिलेगा वो 0 से 1 ओवर सिग्मा तक नहीं मिलेगा, बल्कि 1 ओवर सिग्मा की लेफ्ट साइड पर जितना भी एरिया है वो तमाम एरिया हमें देगा, यानी वो तमाम प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी। और ये बात हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व के जो लेफ्ट साइड पर मीन वैल्यू से लेफ्ट साइड पर जो एरिया होता है वो 0.5 के इक्वल होता है। इसी तरह राइट साइड पर भी जो एरिया होता है वो 0.5 के इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने यहाँ पर 1 ओवर सिग्मा से लेफ्ट साइड पर जाना है, यानी लेफ्ट साइड का सारा एरिया कवर करना है, तो उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा जो एरिया है z लेस देन इक्वल्स टू 0 का। तो z लेस देन इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 से लेकर 1 ओवर सिग्मा ये टोटल इक्वल आ जाएगा z लेस देन इक्वल्स टू 1 ओवर सिग्मा। तो अगर हम यहाँ पर ये ऐड करें हैं तो इस तरफ इसकी वैल्यू ऐड कर देंगे 0.5 जो कि टोटल इक्वल आ जाएगा 0.9115 के। तो अब हम टेबल में देख लेते हैं कि 0.9115 के अगेंस्ट जो वैल्यू आ रही है z की वो क्या आ रही है। तो ये हमारे सामने जी स्कोर टेबल है, यहाँ पर हम वैल्यू देखेंगे कि 0.9115 कहाँ पर है।
तो 0.9115 यहाँ पर है, जो कि इस तरफ से 1.3 है और इस तरफ से ये कौन से कॉलम में है, 0.9115 0.05 के कॉलम में है। तो 1.3 प्लस 0.05 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.35। इसका मतलब ये है कि ये प्रोबेबिलिटी है z लेस देन इक्वल्स टू 1.35 के लिए, जो कि इक्वल थी 0.9115 के लिए। यानी अगर हमें एरिया गिवन हो तो हम उसके अगेंस्ट z की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं टेबल की मदद से। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो 1/सिग्मा है वो इक्वल है 1.35 के। तो यहाँ से अगर हम इसे सिग्मा के लिए सॉल्व करें तो सिग्मा की वैल्यू आती है 0.7407, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मिल गई, जो कि हमने पार्ट ए में फाइंड आउट करनी थी 0.7407। तो इस तरह से हमने पार्ट ए को सॉल्व कर लिया। पार्ट बी देख लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन अ रैंडमली सिलेक्टेड थर्मामीटर इज टेस्टेड इट विल शो अ टेम्परेचर विच डिफर्स फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड बाय मोर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अब हमने 38 डिग्री सेंटीग्रेड और 42 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जी की जो वैल्यू एक्स की जो वैल्यू आती है उसके लिए हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इस पार्ट को कर्व की मदद से समझ लेते हैं। x की वैल्यू यहाँ पर हमें दी गई है 40, यानी उसकी मीन वैल्यू 40 है। और हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर कहीं जो इसका पॉइंट आ रहा है वो 38 है और यहाँ पर कहीं जो पॉइंट आ रहा है वो है 42। यानी अब हमने जो एरिया फाइंड आउट करना है वो हमने फाइंड आउट करना है 38 और 42 के बाहर, यानी 38 से लेफ्ट साइड पर और 42 से राइट साइड पर। क्योंकि हमें अगर क्वेश्चन में देखें तो इसमें हमें बताया गया है कि इट विल शो अ टेम्परेचर विच डिफर फ्रॉम 40 डिग्री बाय मोर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से डिफरेंस से लेफ्ट साइड पर हमारे पास आता है 38 और राइट साइड पर आता है 42। तो 38 से ज़्यादा डिफर करे इसका मतलब यह है कि 38 से लेफ्ट साइड वाला एरिया, और 42 से ज़्यादा डिफर करे इसका मतलब है 42 से राइट साइड वाला एरिया, ये हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि x की वैल्यू अगर 38 हो तो इसके अगेंस्ट z की क्या वैल्यू आएगी। तो अगर यहाँ पर x की वैल्यू 38 हो तो z की वैल्यू आती है 38 माइनस 40 डिवाइडेड बाय इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड आउट की थी जो कि है 0.7407। तो z की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाती है -2.70। इसी तरह से अगर x की वैल्यू 42 हो तो इसके अगेंस्ट हमें z की वैल्यू मिल जाती है 42 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 0.7407, जो कि इक्वल है 2.70 के। तो यहाँ से हम x की जो वैल्यूज़ हमने सपोज की थी उन्हें हम रेस कर देते हैं। तो यहाँ पर हम जो z हमारा है स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल उसकी वैल्यूज़ लिखते हैं। तो फॉर इंस्टेंस यहाँ पर हमें -2.70, ये हम सपोज कर रहे हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है, -2.70 और यहाँ पर हम ले रहे हैं 2.70। तो अब हमने ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। ये जो एरिया है -2.70 के लेफ्ट साइड पर, ये तो हम डायरेक्टली टेबल से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी यहाँ पर हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू -2.70। तो इसे हम टेबल की मदद से देख लेते हैं कि ये क्या वैल्यू देगा। टेबल में हम देखेंगे -2.7 कॉलम में और 0.00 रो में। तो z की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए जो टेबल है उसमें हम देखते हैं -2.70 यहाँ पर है -2.7 और फर्स्ट जो इसकी रो होती है वो 0.00 को शो करती है। तो -2.7 के सामने वैल्यू आ रही है 0.0035। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0.0035। तो ये हमें -2.70 के लेफ्ट साइड पर जो एरिया था वो मिल गया। अब जब हमें z की वैल्यू दी जाएगी 2.70 तो इसके लिए हमें इसकी लेफ्ट साइड वाला एरिया मिलेगा, जबकि हमें इसकी राइट साइड वाला एरिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी लेफ्ट साइड वाला एरिया फाइंड आउट करके उससे 1 में से माइनस कर लेंगे, क्योंकि ये जो टोटल एरिया होता है ये 1 के इक्वल होता है। जब 1 में से माइनस कर लेंगे तो हमें अपना रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2.70। तो इसे हम लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू 2.70। तो यह आ जाएगा 1 माइनस 2.70 को टेबल में देखते हैं
तो टेबल में जी की पॉजिटिव वैल्यूज़ में हम देखते हैं कि 2.70 कहाँ पर है, यहाँ पर, और उसके अगेंस्ट वैल्यू है 0.9965। तो हम लिखते हैं 0.9965, इसे 1 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.0035। तो यहाँ से हमने देखा कि -2.70 से लेफ्ट साइड पर एरिया था 0.0035 और इसी तरह से 2.70 से राइट साइड पर जो एरिया है वो भी है 0.0035। यानी अब हमारे पास ये दोनों एरियाज आ गए हैं और हमने अब इनको ऐड करना है। क्योंकि हमने टोटल प्रोबेबिलिटी बतानी है तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू -2.70 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z greater than equals to 2.70 is equal to 0.0035 प्लस 0.0035 जो कि इक्वल है 0.007 के। तो इस बात का मतलब ये है कि 1% से भी लेस थर्मामीटर्स होंगे जो कि टेस्टिंग एरर शो करेंगे 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा। यानी अगर हम इस प्रोबेबिलिटी को z की x की फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस रेंज में जो लोग आ रहे हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.007 है, यानी 1% से भी कम है। तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं।